स्वागत है बच्चे आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रोफेसर भाटिया में। बच्चे आज हम देखेंगे अपनी कोनिक सीरीज में पैराबोला का लेक्चर नंबर 3। बच्चे इसके अंदर हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ पैराबोला इन अ पैरामीट्रिक फॉर्म। बच्चे अगला है हम देखेंगे स्लोप ऑफ कोड, देन हम देखेंगे लेंथ ऑफ फोकल कोड एंड फोकल कोड के ऊपर एक दो बातें और भी जानेंगे। तो मैं हूं प्रोफेसर भाटिया, IIT JEE मैथमेटिक्स एक्सपर्ट। बच्चे चलते हैं अपने लेक्चर में, जानते हैं कि पैराबोला की पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होती है। तो बच्चे डिस्कशन हो रहा है हमारे पास पैरामीट्रिक फॉर्म के बारे में। पैरामीट्रिक फॉर्म, तो बच्चे पैरामीट्रिक फॉर्म में हम क्या करते हैं, बेसिकली एक्स और वाई को एक वेरिएबल असाइन कर देते हैं, एक नए वेरिएबल से हम कह सकते हैं लिंक कर देते हैं, सो डेट जो हमारी कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी इजी हो जाए। और उस नए वेरिएबल को हम पैरामीटर कहते हैं। तो जैसे हमने जहां पर हम कभी सर्कल के अंदर बेसिकली हमारा थीटा था बच्चे, अब इसके अलावा लाइन के अंदर भी बच्चे हमने देखा था। तो हम जैसे यहाँ पे टी भी कह सकते हैं, या नया वेरिएबल अल्फा हो सकता है, कुछ भी नया वेरिएबल हो सकता है। ये नया वेरिएबल जो होता है इसे ही हम बोलते हैं पैरामीटर, इसलिए ये पैरामीट्रिक फॉर्म कहलाती है। अब बच्चे इस पैरामीटर के अंदर जो खासियत होती है वो ये होती है कि वो कन्वीनियंस के हिसाब से बनता है। कन्वीनियंस के हिसाब से बच्चे बनता है, इसलिए हमने जो सर्कल के अंदर जो था वो मेरा जो पैरामीटर था वो बच्चे हमारा थीटा था। वो ये जो सर्कल के अंदर था वो हमारी कन्वीनियंस के हिसाब से कह सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैं ये कह रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर था। अगर मैं यहां पे ये कहूं कि मैं एक्स को है ना टी डिनोट करता हूं, तो ऐसी सिचुएशन में जो y हो जाता बच्चे हमारे पास आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और अगर मैं सॉरी आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अगर मैं वाई स्क्वायर को हटाता तो मेरे पास आ जाता y इज इक्वल टू अंडर द रूट आर स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक फिगर आती जो कि हमें देती अंडर द रूट आर स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। अब ध्यान से देखो बच्चे, अगर मैं ये कहूं तो यहां से पैरामीटर को पुट करने का मेरे को कोई खास बेनिफिट नहीं मिलेगा, बल्कि ऊपर से इरिटेशन और मिलेगी कि रूट के अंदर फिगर आ गई, वो भी स्क्वायर के अंदर आ गई है बच्चे। तो दैट्स व्हाई हम जो अपने पैरामीटर को है कन्वीनियंस के हिसाब से रखते हैं, और यहाँ पे जो सबसे कन्वीनियंट फिगर थी वो थी थीटा। थीटा से हम किसी भी एक्स और वाई को बहुत इजीली कॉस थीटा साइन थीटा में हम कन्वर्ट कर पा रहे थे। बट पैराबोला के अंदर है ना, यहाँ पे जो हमारा पैरामीटर है वो बहुत ज्यादा आसान है। अब देखो बच्चे, हम जो है पैराबोला की इक्वेशन जो है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है। तो यहाँ पे अगर मैं x को डायरेक्टली वेरिएबल अलॉट करूं, जैसे कि t अलॉट करूं, तो मुझे y के साथ जो फिगर्स आएगी ना वो एज कंपेयर टू सर्कल जितनी प्रॉब्लमेटिक नहीं होगी। तो मैं काम करता हूं, मैं यहाँ पे ना x को t देता हूं, तो मेरे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 480, और y की वैल्यू आ जाएगी 2 अंडर रूट 80। तो प्रॉब्लम ये है कि बच्चे हमारे पास ठीक है, हमने एक्स को एक क्या कहते हैं वेरिएबल अलॉट करा, भले ही सर्कल जैसे हमारी फिगर नहीं है आई है, बट स्टिल हमारे पास एक रूट आया है। और मेरे पास पैरामीटर पुट करने का जो अल्टीमेटली ऑब्जेक्ट है कि कैलकुलेशन इजी बने और कन्वीनियंस हो, वो यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रहा। तो इसलिए मैं यहाँ पे x को ऐसा डिनोट करूंगा। मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि बच्चे अगर इस सिचुएशन के अंदर यहाँ पे मेरे पास जो y आया है वो आया 2 रूट 80। तो मैं काम करता हूँ बच्चे, मैं फिर से ये सिचुएशन लेता हूँ। मैंने कहा कहता हूं कि मैं इस बार ऐसी वैल्यू पुट करूंगा जिससे ना रूट नहीं आए। ठीक, तो मैं ये देख रहा हूं जो मेरे को बेस्ट वैल्यू है बच्चे, उसको ध्यान में रखते हुए मैं x की वैल्यू 80 स्क्वायर रखी। अब मैंने देखा कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, x की वैल्यू क्या है 80 स्क्वायर, y स्क्वायर बच्चे आ गया 4a स्क्वायर t स्क्वायर, यानी कि y जो आ गया वो आ गया 280। तो इस कंडीशन में जो मेरे पास y आ रहा है 280 आ रहा है, और यही बच्चे हमारे पास सबसे कन्वीनियंट सबसे ईज फॉर्म ऑफ अ पैरामीट्रिक है, किसकी, पैराबोला की। तो हम इसको मार्क कर लेते हैं बच्चे, किसी भी पैरामीट्रिक पैराबोला की जो पैरामीट्रिक फॉर्म है वो हम इसी को रखेंगे, ये सबसे इजी है। क्वेश्चन आता है कि क्या हम एक ही पैरामीट्रिक फॉर्म को फॉलो करेंगे। तो जनरली जो बुक्स वगैरह ने जो फॉलो कर रखी है वो इसी को स्टैंडर्ड मान के कर रखी है, बट ऐसा नहीं है। आप जो है बच्चे एक से ज्यादा पैरामीट्रिक फॉर्म रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं चाहता हूं कि अब y में टी ए नहीं आए,
ठीक है। अब y में a भी नहीं आए और 2 भी नहीं आए, या फिर मैं सिंपल सी बात करता हूं, y में फिलहाल a नहीं आए, तो मैं ये कह रहा हूं कि इसको और तरीके से इजी बनाने के लिए मैंने फिर से लिया y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब ध्यान से देखो, मैं नहीं चाहता कि y के अंदर a आए, तो मैं x की वैल्यू टी स्क्वायर अपॉन a कर देता हूं, जिससे मेरे पास y स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4a इंटू में टी स्क्वायर अपॉन a, और यहां से ये कट गया, तो y की वैल्यू आ जाएगी बच्चे यहाँ पे मेरे पास 2t, और ऐसी सिचुएशन में y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2t। तो ये भी एक पैरामीट्रिक फॉर्म है। आप इसको भी एक पैरामीट्रिक फॉर्म कह सकते हो बच्चे, बस डिपेंड है कि ये आपकी नजरों में इजी है, ये कन्वीनियंस है या नहीं है। तो पैरामीट्रिक फॉर्म जो होती है वो, अगर मैं कंक्लूजन वाइज बताऊं, तो हम x और y को एक नए वेरिएबल से लिंक कर देते हैं या एक नया वेरिएबल असाइन कर देते हैं, जहां पे हमारा पर्पस होता है अपनी कन्वीनियंस को ध्यान में रखना, अपने कैलकुलेशन को ईज बनाना, बेसिकली हमारी ओवरऑल कैलकुलेशन जो है वो कन्वीनियंस हो सके, ईज हो सके। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो स्टैंडर्ड जो है बच्चे वो यही है, x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इज इक्वल टू 280। सारी बुक्स ने इसको फॉलो करा है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि आप एक से ज्यादा पैरामीट्रिक बना सकते हो, डिपेंड्स कि आप कैसा कन्वीनियंस देख रहे हो अपने अकॉर्डिंग। दूसरी बात बच्चे, कई बार ये हमारे को डिपेंड इस बात पे भी करता है कि पैराबोला की इक्वेशन कैसे दे रखी है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास बोला जाए कि y स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चे 3 माइनस में एक्स स्क्वायर है, तो मैं सॉरी 3 माइनस में x है, तो अब मैं यहाँ पे x की वैल्यू क्या लूं कि मेरे को एक सबसे बेस्ट, सबसे कन्वीनियंस जो है x और y के कोऑर्डिनेट t की फॉर्म में मिले। तो मैं x की वैल्यू को बच्चे, अगर मैं यहाँ पे देखूं, तो मैं यहाँ पे 3 माइनस टी स्क्वायर रखता हूं। ऐसा कर क्यों करूंगा बच्चे, मैं ऐसा करने से ये होगा 3 माइनस में 3 माइनस टी स्क्वायर, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 3 से 3 कटेगा बच्चे, मेरे पास आ जाएगा टी स्क्वायर, y की वैल्यू आ गई t। अगर मैं ऐसा करता हूं तो बच्चे यहाँ पे y की वैल्यू मिलती है t। तो आई थिंक बच्चे इस सिचुएशन में सबसे बेस्ट जो पैरामीट्रिक फॉर्म होगी वो यही होगी, 3 माइनस टी स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू t, एंड सबसे कन्वीनियंस भी मेरे को यही लगता है यही होगी। तो यहां से मेरे ख्याल से आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि पैरामीटर क्या होता है, एक न्यू वेरिएबल, ठीक है, जिससे हम x और y दोनों से कनेक्ट कर देते हैं यूजिंग द सम रिलेशनशिप। ठीक, अब न्यू वेरिएबल जो है हम अलाउ करते हैं, तो इसके पीछे क्या फैक्टर्स जो हैं हम सर्च करते हैं या फाइंड करते हैं, तो आंसर आता है बच्चे हमारे पास, अपना कन्वीनियंस देखते हैं। ठीक है, कन्वीनियंस या ईज, जिस कन्वीनियंस की चीज का बेसिकली कैलकुलेशन, तो इस कैलकुलेशन की कन्वीनियंस को ध्यान में रखते हुए हम जो है अपने पैरामीटर असाइन करते हैं। अब बात करते हैं बच्चे कि अगर मेरे पास पैराबोला ये वाला है, तो हमने डिस्कस करा 80 स्क्वायर और 280 जो है हमारा पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट होंगे, और नीचे पैरामीट्रिक इक्वेशन हमने दे दी है। अगर यहाँ पे माइनस लग जाता है इक्वेशन में, यानी कि जो x है उसका जो, सॉरी पैराबोला है उसका जो मुंह है नेगेटिव x की तरफ खुलता है, तो क्या होगा बच्चे, अगर ये नेगेटिव x की तरह खुलता है तो यहाँ पे मुझे नेगेटिव खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि अंडर द रूट नेगेटिव लेके गया तो मेरे पास नॉन रियल नंबर आ जाएंगे। तो बस मुझे कुछ नहीं करना, एक नेगेटिव है दूसरा नेगेटिव मैं यहां से असाइन कर दूंगा। सेम सिचुएशन यहां पर है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। अगर ध्यान से देखो बच्चे, तो इस बार बच्चे मुझे है ना y की वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि y इंडिपेंडेंट है, x डिपेंडेंट है, जैसा रिलेशनशिप दे रखी है। तो यहां से मेरे को ये रिलेशनशिप मिली, एंड यहां से मुझे ये रिलेशनशिप मतलब पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट मिले, जहां पे नेगेटिव को एडजस्ट करने के लिए सेम मैंने यहां पर नेगेटिव करा। तो आई होप बच्चे 4 केसेस के अंदर आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चंस के अंदर चलते हैं, चीजों को और डीपली समझते हैं। कह रहा है बच्चे मेरे पास एक पैराबोला गिवन है, x इज इक्वल टू 4t एंड y इज इक्वल टू 2t स्क्वायर। तो फाइंड क्या करना है, इसकी कार्टेशियन फॉर्म इक्वेशन। तो कार्टेशियन इक्वेशन बेसिकली x और y में होती है। तो अब यहाँ पे जो रिलेशनशिप एक्सप्रेस कर रखी है, x की अलग कर रखी है, y की अलग कर रखी है, वाई टी स्क्वायर है। तो करना क्या है, कुछ नहीं करना बच्चे, अब मेरे को t की वैल्यू पुट कर देनी है, काम खत्म। तो मैं अगर कहूं तो यहाँ पे x अपॉन में 4 इज इक्वल टू t होगा, y इज इक्वल टू 2, t की वैल्यू क्या आ जाएगी, x अपॉन 4 का स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू 2 इंटू में x स्क्वायर अपॉन में 16, यहाँ पर 8 आया,
तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y। ये रिजल्ट मेरे सामने आया। ठीक, तो ये मेरे पास अब बच्चे कह सकते हो पैराबोलिक इक्वेशन बन चुकी है। अब मेरे से जो मर्जी पूछे, तो फिलहाल उसने मेरे से ये पूछा है t की वैल्यू प्लस माइनस 2 डालने पर क्या होगा। तो अगर मैं t की वैल्यू 2 डालता हूं तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे, जो ऊपर कोऑर्डिनेट्स गिवन है उसी में डालूंगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 8 एंड y की वैल्यू आ जाएगी बच्चे मेरे पास यहाँ पर भी 8। और t की वैल्यू अगर मैं -2 डालता हूं तो x की वैल्यू आ जाएगी -8 और y की वैल्यू आ जाएगी 8। ठीक, इजी क्वेश्चन था। आई थिंक आप ये समझ चुके होंगे कि कार्टेशियन फॉर्म को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। दूसरा क्वेश्चन है मेरे सामने, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस एंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। पैराबोला जो है बच्चे मेरे को किस फॉर्म में दे रखा है, पैरामीट्रिक फॉर्म में दे रखा है। कुछ नहीं करना बच्चे, हम इसको x और y के रिलेशनशिप के फॉर्म में निकाल लेंगे, यानी कि कार्टेशियन फॉर्म में। ये आ गया बच्चे y इज इक्वल टू -6t²। तो x जो है ये 12t है, तो मैं ये कहूंगा बच्चे x की वैल्यू, t की वैल्यू जो यहाँ पर आएगी, ठीक है, वो हमने रखी एक्स स्क्वायर अपॉन में, सॉरी, x अपॉन में 12 का होल स्क्वायर। तो x अपॉन में 12 t का होल स्क्वायर, x हाँ ठीक है, नहीं, ओहो, यहाँ पे आ गया x अपॉन में 12 का होल स्क्वायर। t की वैल्यू असाइन करी तो मेरे पास आ गया x, सॉरी -6 एक्स स्क्वायर अपॉन में बेटा 12 इंटू में 12, तो 6 से ये आ गया 2। अब मेरे पास हो गया -24y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो गई -24y। अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो है एक्स स्क्वायर माइनस में 4ay है। तो डेट मीन्स अगर मैं कंपेयर करूं तो -4a -24 के बराबर आ गया, माइनस से माइनस कटा, a की वैल्यू मेरे पास 6 आ गई। अब a की वैल्यू मेरे पास 6 आई है, तो मैं यहाँ पे चलता हूं बच्चे, मैं देखता हूं फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस। इस फोकस के कोऑर्डिनेट, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो बच्चे मेरे पास जो, अगर सिचुएशन के हिसाब से बात करूं, तो मेरे पास है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। तो यानी कि जो फोकस है वो मेरा हो जाएगा -a0। तो फोकस आ जाएगा बच्चे मेरे पास -60। और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन जो हो जाएगी, डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास राइट हैंड साइड में जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू a। तो डेट मीन्स x इज इक्वल टू 6 मेरे पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो जाएगी। आगे चलते हैं बच्चे, राइट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 32y एज अ पैरामीट्रिक इक्वेशन। तो बच्चे पैरामीट्रिक इक्वेशन में हमने कहा था कि हम जो स्टैंडर्ड लेके चलेंगे वो यही है जो सबसे ईज और कन्वीनियंट भी है। ठीक है, वो कौन सा है बेटा हमारे पास, 80 स्क्वायर एंड 280। तो इसका मतलब मुझे क्या चाहिए, अगर मेरे को पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट या इक्वेशन बनानी है तो सिंपल मुझे चाहिए a। तो a निकालने का रास्ता है वो यहां से है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 32y। इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। अब बच्चे मैं यहाँ पे कहता हूं 4a इज इक्वल टू 32, तो a की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 8। तो ये हो गया बच्चे 8t स्क्वायर एंड ये हो गया बच्चे 16t। अगर इक्वेशन फॉर्म में लिखना है तो 8t स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू हो गया 16t। आगे चलते हैं बच्चे, राइट y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x इन अ पैरामीट्रिक फॉर्म। ठीक है, सेम क्वेश्चन है बच्चे, तो मैं इसको जल्दी से लिख दूं तो ये हो जाएगा 4ax। यहां से बच्चे मेरे पास 4a इज इक्वल टू 12 आ गया, तो a की वैल्यू 3 हो गई एंड यहां से हो जाएगा 3t स्क्वायर 80 स्क्वायर एंड 2 3 6t। ये मेरी पैरामीट्रिक फॉर्म आ गई। ठीक है, अब चलते हैं बेटा आगे। कह रहा है कि अगर मेरे पास जो ओरिजिन है वो जो है एच के पर हो तो क्या होगा, इस बात के ऊपर उसने पूछा है। तब मेरे पास जो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स है वो कुछ इस तरीके से हो जाएंगे, देखते हैं कैसे। तो मैं ये कह रहा हूं मेरे पास इक्वेशन है, अगर इफ वर्टेक्स जो है एट एच के, अगर वर्टेक्स एच के हैं तो हमारे पास इक्वेशन हो जाती है y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x माइनस एच का स्क्वायर। ठीक,
तो मैंने यहाँ पे कहा कि y माइनस के का स्क्वायर 4a एंड यहाँ से ये, और मैंने आगे ये भी बताया है कि हम इसको वर्टेक्स को जब हम न्यू ओरिजिन मान लेते हैं तो हमारे पास न्यू प्लेन आता है जिसको हमने x डैश और y डैश से डिनोट करा है। तो y डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x डैश। अब इस प्लेन के अकॉर्डिंग या इस इक्वेशन, इस प्लेन या इस वर्टेक्स के अकॉर्डिंग, जब बस वर्टेक्स को मैंने ओरिजिन ट्रीट करा, तो इसके अकॉर्डिंग भी अगर मैं बात करूं तो मेरे पास जो पैरामीट्रिक इक्वेशन आएगी वो होगी x डैश इज इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y डैश इज इक्वल टू 280। क्योंकि बच्चे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है और इसकी जो सबसे कन्वीनियंट जो फॉर्म्स हैं बच्चे वो नीचे लिख दी है। तो x टैक्स का मतलब क्या है बच्चे, x टैक्स जो है x माइनस h के बराबर होता है 80 स्क्वायर, y डैश जो होता है y माइनस k के बराबर होता है 280 आ गया। तो x की वैल्यू हो गई 80 स्क्वायर प्लस h, y की वैल्यू होगी बच्चे हमारे पास 280 प्लस में k। तो अगर आप ध्यान से समझें तो मुझे क्या करना है बच्चे, अगर मेरे पास h के एज अ वर्टेक्स दे रखे हैं तो मैं 80 स्क्वायर और 280 जो है वो निकालूंगा और इसमें सिंपल है h और k को मेरे को ऐड कर दूंगा, बस और कुछ नहीं करना। ठीक है, इजी है बच्चे। इसी तरीके से हमने बाकी चीजें भी निकाली थी तो हमें पैरामीटर निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चंस देखते हैं इसके ऊपर। द पैरामीटर रिप्रेजेंट 3 प्लस टी स्क्वायर एंड 3t माइनस 2। यानी कि ये मेरे पास दे रखा है बच्चे पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट। अब ये पैराबोला रिप्रेजेंट करता है तो इस सब के बारे में बताना है। तो यानी कि बच्चे x की वैल्यू हो गई 3 प्लस टी स्क्वायर एंड y की वैल्यू हो गई बेटा 3t माइनस 2। तो जहां से t की वैल्यू कन्वीनियंट रहेगी वो है y प्लस 2 अपॉन में 3 इज इक्वल टू t। इसकी वैल्यू को मैं यहां डालूंगा तो x आ जाएगा बेटा 3 प्लस y प्लस 2 अपॉन में 3 का स्क्वायर। तो मेरे पास आ गया बच्चे x3 प्लस में यहां पर हो गया बेटा y स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और ये हो गया बच्चे मेरे पास 4y अपॉन में 9। ठीक, तो y स्क्वायर बेसिकली बच्चे मेरे को ना स्क्वायर खोलना नहीं चाहिए था क्योंकि लास्ट में मेरे को h के फॉर्म चाहिए होती है। तो एक गलती कर दी बच्चे मैंने, मेरे को ना स्क्वायर नहीं खोलना चाहिए था तो मैं स्क्वायर को नहीं खोल रहा हूँ। ठीक है, तो यहां से आ गया y प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3, यहां से हो गया x माइनस 3। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x माइनस h। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग जो मेरे पास वर्टेक्स आ गए वो आ गए बेटा आपके 3 एंड ये आ गया -2 वर्टेक्स आ चुके हैं। एंड इसी के अकॉर्डिंग मेरे पास 4a किसके बराबर है 3 के, तो a की वैल्यू आ गई 3/4। तो अभी के हिसाब से बात करूं तो फोकस ठीक है मेरे पास आ रहा है, सॉरी वर्टेक्स जो है ठीक है मेरे पास आ रहे हैं। ठीक है, ए निकाला हुआ है मैंने, अब मेरे से डायरेक्ट्रिक्स पूछ रहा है एंड फोकस पूछ रहा है। तो डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस दोनों जो हैं बच्चे वो कैसे निकलेंगे, मेरे पास ये इक्वेशन है, मैं इसको y डैश का स्क्वायर लिखता हूं, ये है मेरे पास। ठीक है, 4a जो भी है बच्चे यहाँ पे 3 ले लेते हैं 3 और इसको लिखता हूं x डैश के हिसाब से। तो मेरे पास इस इक्वेशन के हिसाब से फोकस क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा a0, यानी कि x डैश a के बराबर है एंड y डैश जो है वो 0 के बराबर है। अगर x डैश a के बराबर है तो दैट मीन्स x माइनस h इज इक्वल टू 3/4। h की वैल्यू जो है मेरे पास बच्चे वो है 3, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 3/4। और अगर यहां से कहूं 3/4 प्लस में 3 तो 4 या 12 और 3 15 बटे में 4 और एक जो फिगर आ रही है बेटा, एक गलती हो गई मेरे से, मैंने यहाँ पे स्क्वायर करा तो ये 9 आना चाहिए था, तो 9 4a इज इक्वल टू यहाँ पे होना चाहिए था 9। तो a की वैल्यू आ जाती बच्चे हमारे पास 9/4 और अगर a की वैल्यू 9/4 है तो यहाँ पर भी मेरे को 9 ही मिलता एंड 9/4 में मैं 4 या 12 और 9 21/4 आता बच्चे, ये मेरे से गलती हो गई।
तो x की वैल्यू 21/4 है। अगर मैं देखूं तो बच्चे मेरे पास कहीं पर भी फोकस में x की वैल्यू -3 21/4 से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो दैट्स व्हाई आई आल्सो रिजेक्ट दिस वैल्यू। मेरे पास ये नहीं है। अगर ये नहीं है तो बच्चे ऑल ऑफ दिस भी नहीं होगा, सिंपल सी बात है। अब वर्किंग करनी है मुझे डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर, तो इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग मेरे पास डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाता है बच्चे, x डैश इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बच्चे -a के बराबर, यानी कि बच्चे x माइनस एच इज इक्वल टू, माइनस में बेटा a कितना है 9/4, तो x इज इक्वल टू -9/4, यहाँ पर हो जाएगा बच्चे मेरे पास +3, 4×3 = 12, 12 में से 9 घटाएंगे 3/4, तो कहीं भी बेटा डायरेक्टेड मुझे x की वैल्यू इज इक्वल टू -5 नहीं दिख रही। तो अगेन ये आल्सो जो है इज नॉट माई पार्ट ऑफ माई आंसर। तो मेरे पास जो आंसर ठीक है वो सिर्फ बी ही है। आगे चलते हैं। मेरे को कह रहा है कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला, किसी भी पैराबोला पे किसी भी पॉइंट जो है वहां पे देखा, मतलब वो जो है इनमें से किस फॉर्म में गिवन है, पैरामीट्रिक फॉर्म की बात कर रही है, उस पैराबोला के बारे में बताना है जिसका फोकस मेरे को गिवन है और जिसका डायरेक्ट्रिक्स मेरे को गिवन है। तो सिंपल है बच्चे, अगर मेरा पैराबोला इक्वेशन आ जाए मैं इन पॉइंट्स को पुट करके देख सकता हूं। तो पैराबोला की इक्वेशन निकालने के लिए फोकस जो है ना, अगर आप ध्यान से देखो बिल्कुल अलग जगह पर है। तो फोकस जो है वो है बेटा मेरे पास -3/2 एंड -3, और ये है x इज इक्वल टू -5/2। तो इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे ये -5/2 कंसीडर कर रहा हूं तो -3/2 फोकस आएगा, मैं इसको यहाँ कंसीडर कर सकता हूँ। और ये जो है, सॉरी, और जो मेरा पैराबोला बनेगा वो कुछ इस शेप का बनेगा। तो ये आया -3/2 एंड -2, एंड यहाँ पर भी ये -2 हो जाएगा। तो ये पूरी लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो 2a कहलाती है बेटा। ये पूरी लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक 2a कहलाती है। तो इसका मतलब है -3/2 से -5/2 जाने में मेरे पास क्या होगा बच्चे, तो इसका मतलब है 3/2 का होता है 1.5, 5/2 होता है 2.5, यानी कि मैं एक स्टेप चला, 2a मेरा 1 है, तो इसका मतलब यहाँ पे a जो हो गया वो आधा आधा हो गया। तो -3/2 से मेरे को -5/2 पे जाना है, तो मेरे पास a जो है वो नेगेटिव हो गया, कहने का मतलब पीछे जाना पड़ेगा। तो अब मेरे पास जो है डायरेक्ट्रिक्स आ चुके हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मेरे पास वर्टेक्स आ जाएं। तो वर्टेक्स क्या होगा, 3/2 में हम अब पीछे जाएंगे बच्चे, तो ये हो जाएगा -2, ये भी हो जाएगा -2। तो मेरे पास जो इक्वेशन आएगी वो हो जाएगी y -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x -2 का होल स्क्वायर, और माइनस है तो बेसिकली यहाँ प्लस ही आएगा। और a की वैल्यू बच्चे मेरे पास है y +2 का होल स्क्वायर एंड 4, सॉरी, तो a जो है बच्चे मेरे पास -1/2 है। तो हाँ, तो ये हो गया बच्चे a जो है वो डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये माइनस, ये 1/2 हो गया बच्चे, ये x +2 हो गया। तो y +2 का होल स्क्वायर अगर यहाँ से देखें तो 2, तो 2x +2 ये मेरे सामने आया। अब इनमें से कौन सा कोऑर्डिनेट होगा, तो बच्चे ध्यान से देखो, राइट हैंड साइड पे है ना जितने भी कोऑर्डिनेट लिखे हुए हैं इनमें स्क्वायर नहीं है। अब स्क्वायर नहीं है तो बच्चे हम क्या करें बेटा, इसका मतलब जो भी इसके अंदर वैल्यू पुट होगी वो परफेक्टली स्क्वायर बन जाएगी। तो देखो बच्चे, मैं इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मेरे को 2 हटाना है और साथ के साथ में बच्चे हाँ 2 हटाना है और साथ के साथ में स्क्वायर चाहिए। तो 2 हटाना है साथ के साथ में स्क्वायर से b और c ही कर पाएंगे, ठीक है। तो यानी कि इन वैल्यूज को रखूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2t² -2 +2 इन दोनों में कट गया, तो ये हो गया 4t² इज इक्वल टू y +2 का स्क्वायर। तो यहां से ये काटा बच्चे, मेरे पास आ गया y +2 इज इक्वल टू 2t। हाँ ठीक है, 2t आ गया, एंड यहाँ पे -3 है। तो ओहो बेटा, मैंने यहाँ गलती करी, -3 -3, ठीक है।
तो ये 3, ये 3, ये 3, ये 3, ये 3, तो y की वैल्यू आ गई 2t माइनस में 3। तो इसका मतलब है इनमें से जो आंसर बी है वो ठीक है, बाकी सारे आंसर मेरे गलत है। ठीक, आगे चलते हैं बच्चे। अच्छा, यहाँ पे मैं नेगेटिव का मतलब बता दूं, ये बेसिकली जो ए है ना, ये डिस्टेंस को दिखाता है। तो यहाँ पे मेरे को नेगेटिव शो करने का मतलब है कि मैं लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा हूँ, इसलिए मैंने नेगेटिव शो करा। अदरवाइज आप ए की वैल्यू 1/2 ही मानो, बस मुझे ये दिखाना था कि हम नेगेटिव साइड जा रहे हैं, इसलिए इसमें ऐड होंगे। आगे चलते हैं बच्चे, अब देखते हैं स्लोप ऑफ अ कोड। तो कोड क्या होता है? सर्कल के अंदर हमने सीखा कोड के बारे में कि एक लाइन जो सर्कल के दो एंड पॉइंट को ज्वाइन करती है, तो सेम पैराबोला के अंदर अ लाइन ज्वाइन टू एंड पॉइंट ऑफ पैराबोला। तो ये मेरे पास पैराबोला है, यहाँ पे बच्चे ये मेरे पास आ गया सिचुएशन, और ये इसके हम कर लेते हैं डायरेक्ट्रिक्स कर लेते हैं, इसके डायरेक्ट्रिक्स को हम ऐसे शो कर देते हैं। तो मेरे को कोड क्या होगी बच्चे यहाँ पे, तो जैसे इसके दो एंड पॉइंट्स को जोड़ा जाए, इसको थोड़ा सा पैराबोला को और थोड़ा सा स्ट्रेट लेके जाया जाए। तो इसके दो एंड पॉइंट को जोड़ा जाए, जैसे ये दो एंड पॉइंट्स को जोड़िए, ये भी एक कोड है। ठीक है, ये दो एंड पॉइंट को जोड़िए, ये भी एक कोड है। ये दो एंड पॉइंट्स को जोड़िए, ये भी एक कोड है। तो इस तरीके से एक पैराबोला पे मल्टीपल कोड्स बन सकती हैं। अब मेरे को उसका स्लोप निकालने के लिए बात कर रहा है। तो बच्चे मैंने सपोज करा, मैंने इस कोड को लिया, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट रखा P और यहाँ पे पॉइंट रखा Q। ये पैराबोला, इसकी इक्वेशन क्या है? इसकी इक्वेशन है y² = 4ax। अब मेरे को अगर स्लोप निकालना है, तो स्लोप निकालने के लिए मुझे पता है दो पॉइंट्स चाहिए होते हैं, और दोनों पॉइंट्स को मैं अब अपने पैरामीटर फॉर्म में रखूंगा, अदरवाइज मेरे पास चार वेरिएबल हो जाएंगे। तो इसका पैरामीटर मैं रखता हूं t1 और इसका पैरामीटर रखता हूं t2। तो मेरे पास कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे? तो pt1 रखने पर मेरे पास कोऑर्डिनेट आ जाएंगे at1² 2at1, एंड QT2 रखने पर मेरे पास जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे AT2² 2AT2। तो P एंड Q मेरे पास बच्चे आ चुके हैं, तो मैं बस स्लोप निकालूंगा। तो स्लोप निकालने के लिए बहुत सिंपल है, y2 माइनस में y1 अपॉन में बच्चे x2 माइनस में x1। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 2at2 माइनस में 2at1 अपॉन में at² माइनस में at1 का स्क्वायर। तो होगा क्या बच्चे, यहां से अगर मैं 2a कॉमन ले लूं तो मेरे पास बचेगा t2 माइनस में t1। अगर नीचे से a कॉमन ले लिया तो मेरे पास t2 माइनस में t1 अपॉन में t2 प्लस t1 बचेगा। जो जो चीजें कटेंगी वो a से a ये सब कट जाएगा, तो मेरे पास जो बचेगा 2 अपॉन में t1 प्लस t2 ये बचेगा। तो स्लोप ऑफ कोड क्या हो गया बच्चे? मेरे पास किसी भी कोड का स्लोप जो होता है वो मेरे पास हो गया 2 अपॉन में t1 प्लस में t2, जहां पे t1 और t2 क्या है, रेस्पेक्टिवली उन दोनों पॉइंट्स के पैरामीटर असाइन करे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर कोड फोकल कोड हो तो फोकल कोड का मतलब कुछ नहीं है कि फोकल कोड का मतलब होता है कि ऐसी कोड विच पासिस थ्रू फोकस। अब कन्वीनियंस के लिए आप ऐसा समझ सकते हो, सर्कल के अंदर हमारे पास एक सिचुएशन थी जहां पे हमारे पास जो कोड थी वो किससे पास हो, जब सेंटर से पास होती थी तो हमने उसको डायमीटर नाम दे दिया था। तो यहाँ पे जब वो फोकस से पास होगी, एस मान के चलना सेंटर ही है उसका, तो ये क्या हो जाएगी बच्चे, हमारे पास फोकल कोड हो जाएगी। आई होप बच्चे आपको ये बात समझ में आई। तो कोड अगर फोकल कोड हो तो क्या होगा, देखो बच्चे ध्यान से, मैं फिर से मैंने पैराबोला बनाया। इस बार बच्चे ये रही इसकी ठीक है, ये इसका ये रहा बच्चे। इस बार इसका जो फोकस है ना ये रहा। तो इस फोकस से पास होने वाली कितनी कोड हो सकती है बच्चे? बहुत सारी कोड्स हो सकती है।
जैसे ये कोड है ए बी, ये भी फोकस से पास हो रही है, ये कोड है सी डी, ये भी फोकस से पास हो रही है। इसके अलावा बच्चे ये कोड भी हमारी फोकस से पास होएगी। तो देयर आर मल्टीपल्स फोकल कोड्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोड्स भी बहुत सारी हो सकती है, फोकल कोड भी बहुत सारी हो सकती है। अब बच्चे जैसे अभी अभी मैंने करा, यहाँ पे इसको T1 असाइन करा था, यहाँ पे इस कोऑर्डिनेट इसका जो पैरामीटर है मैंने T2 असाइन करा है। इक्वेशन जो है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है। अगर ऐसा है तो इसका फोकस हो जाएगा बच्चे मेरे पास A0। तो फोकस ए मतलब कहने का मतलब जो ये कोड है इस पर फोकस से पास हो रही है। अब फोकस से पास हो रही है तो क्या करे बच्चे, मेरे पास बच्चे यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स हैं जैसे कि अभी पीछे निकले थे वो आए थे बच्चे हमारे पास ए टी वन स्क्वायर 2a t1, ये है बच्चे बी, ये है a t2 स्क्वायर 2a t2। ठीक है। अब ए एंड बी हमारे पास क्या है, एक तरीके से दो कोऑर्डिनेट्स है। तो मैं यहाँ पे इक्वेशन बनाता हूँ किसकी, फोकल कोड की। तो कैसे, दो पॉइंट दे रखे हैं, हमारी इक्वेशन बन जाएगी। तो मेरे पास आ गया y माइनस में 2a t1, इसके बाद आ गया बच्चे 2a t2 माइनस में 2a t1 अपॉन में बच्चे हमारे पास आ गया a t1 स्क्वायर माइनस में a t2 स्क्वायर। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखो तो ये जो है स्लोप ही है एक तरीके से कोड का। तो कोड फोकल कोड भी हो सकती है, इसमें हमने तो ऐसा कोई डिस्कशन नहीं करा कि वो फोकस से पास नहीं होनी चाहिए। साथ के साथ अब जो है मेरे पास आएगा x माइनस में a t1 का स्क्वायर। तो नाउ अगर ये स्लोप है तो मैं इसको थोड़ा सा ईज कर लेता हूँ 2a t1, क्योंकि हमने ऑलरेडी कैलकुलेशन कर रखी है। तो 2t1 प्लस t2 हमारे पास हो गया x माइनस में a t1 स्क्वायर। नाउ फोकल कोड passes through focal chord passes through A0। कहां से पास होती है बच्चे, ये A0 से पास होती है। अगर ये A0 से पास होती है तो इसका मतलब है y इज इक्वल टू 2 अपॉन में t1 प्लस t2। यहाँ पे आ गया x की जगह पे हमारे पास a माइनस में a t1 का स्क्वायर। तो y के साथ आ गया बच्चे हमारे पास y, अच्छा y की तो वैल्यू रखी है मैंने, शिट बेटा ये गलत है। हो, ये हो जाएगा मेरे पास -2a t1। तो अब मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा -2a t1 का स्क्वायर -2a t1 इंटू t2। यहाँ पे हो जाएगा बच्चे हमारे पास 2a एंड माइनस में 2a t1 का स्क्वायर। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे तो ये दोनों आपस में कट रहे हैं। ऐसा करने के बाद हमारे पास जो बचेगा उसमें से माइनस से माइनस कट रहा है, ए से ए भी कट रहा है, टू से टू भी कट रहा है, सॉरी माइनस से माइनस नहीं कट रहा, तो ये माइनस एज इट इज बरकरार है। तो मेरे पास आ गया -t1 इंटू में t2 इज इक्वल टू में 1। तो रिलेशनशिप बनी बच्चे t1 इंटू में t2 इज इक्वल टू -1। तो इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास कोड्स फोकल कोड है तो उसके जो दोनों एंड पॉइंट है उनके पैरामीटर का जो प्रोडक्ट है वो -1 के बराबर होगा। ऐसा करने से मैं ये बोल सकता हूं कि अगर मैं ए को टी असाइन कर रहा हूं तो बी जो हो जाएगा ना वो अपने आप ही -1 अपॉन टी हो जाएगा। तो मुझे नया पैरामीटर नए पॉइंट को देने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसकी नेगेटिव रेसिप्रोकल हम जो है जिसको पहले पैरामीटर दिया था उसी का हमारा नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगा पॉइंट का दूसरा एंड। ठीक है। दूसरे के साथ अगर मैं अभी स्लोप की बात करूं तो स्लोप जो है हमने देखा 2 अपॉन में t1 प्लस t2 होता है। लेकिन अगर ये पास हो रहा है बच्चे तो मैं यहाँ पे फोकल कोड है तो स्लोप ऑफ फोकल कोड हो जाएगा t माइनस में 1 अपॉन में t, क्योंकि दूसरा जो है वो रेसिप्रोकली नेगेटिव रेसिप्रोकली रिलेटेड है। तो हमें फोकल कोड के अंदर दो जानकारी मिली, पहला तो स्लोप के बारे में
और दूसरा जो है हमारे जो पॉइंट्स है वो नेगेटिवली रेसिप्रोकली जो होते हैं, पैरामीटर आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं या एक रिलेशन होता है। आगे चलते हैं, कहता है फोकल कोड की लेंथ बताओ। तो फोकल कोड की लेंथ बताने के लिए मैं एक काम करता हूं बच्चे, मैं इस डायग्राम को उठा ही लेता हूं, बार बार एक बार अच्छा बन गया, इसी को चलाते हैं। तो कॉपी करा एंड यहाँ पे कुछ लिखा और यहाँ पे करा उसको पेस्ट, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा इस डायग्राम को हम क्या करते हैं, इस डायग्राम को बच्चे थोड़ा सा उठा के यहाँ ले आते हैं, चीजों को थोड़ा बेटर समझने के लिए। तो मैंने इसको अब यहाँ से हटाया। तो मैं ये कह रहा हूँ बच्चे, मेरे पास फोकल कोड है, ये मेरे पास है पॉइंट ए, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है बच्चे हमारे पास, ए टी स्क्वायर 2AT। तो इसके कोऑर्डिनेट है बी, इसका हो जाएगा बच्चे ए अपॉन में टी स्क्वायर माइनस में 2A अपॉन में टी। अब बच्चे यहां से मैंने यहां पर एक काम करा, ये इसका डायरेक्ट्रिक्स ड्रॉ करा मैंने, दिस इज माय डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। तो अब अगर मैं अपनी इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax रखता हूं, तो बच्चे मेरे पास क्या बोला हुआ है, लेंथ निकालो। तो एक तो तरीका है कि पॉइंट मेरे पास है कौन सा, a, दूसरा है b, इनके बीच में मुझे डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है। पहला तरीका तो ये कि हमें डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करें, काम खत्म। दूसरा तरीका है, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला थोड़ा सा आप समझ सकते हो कि कैलकुलेशन वाइज यहाँ पे डिफिकल्टी देगा। दूसरा है कि हम क्यों ना ऐसा समझे कि फोकल कोड की अगर मुझे लेंथ निकालनी है, तो मैं यहाँ पे इसको नाम दिया होता है जैसे एस। तो ये क्या है बच्चे, यहाँ पे ये ए एस प्लस में एस बी है। अब मैं ए एस के ऊपर बात करूं तो ए जो है यहां से परपेंडिकुलर खींच दें, तो यहाँ पे नाम देते हैं एम। तो ए एस किसके बराबर है, ए एम के, प्लस में एस बी किसके बराबर होगा, बी से अगर हम इस पे परपेंडिकुलर डालें तो ये एन के बराबर, तो ये हो जाएगा बी एन के बराबर। तो अगर मैं ए एम और बी एन की लेंथ निकाल पाऊंगा तो अल्टीमेटली ए एस और एस बी की लेंथ हो जाएगी। और ये क्यों बराबर होती है बच्चे, हमने पढ़ा है कि पैराबोला पे पाए जाने वाला कोई भी पॉइंट अपनी लाइन और पेंट पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर होगा, मतलब जो डिस्टेंस होगी वो इक्वल होगी। तो देखो बच्चे ये जो है ए जीरो है, तो डेट्स वाई यहां से लेके यहां तक का पॉइंट भी ए और यहां से लेके यहां तक का भी पॉइंट ए, ये ए है। तो बच्चे मेरे पास ये भी ए आया और ये भी ए आया, ये पॉइंट है। इस पॉइंट के नीचे मैंने क्या करा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं एंड परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ग्रीन से ड्रॉ कर लेते हैं, कोई नहीं। यहां से इसके नीचे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। तो इस परपेंडिकुलर में मैं ये दिखाना चाहता हूं बच्चे कि मैं इतना स्टेप चल पड़ा, ठीक है, यानी कि मैंने इतना एक्स कवर करा और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, ए टी स्क्वायर, जो अल्टीमेटली यही बता रहे हैं। तो ए एम क्या हो गया बच्चे हमारे पास, ए प्लस ए टी स्क्वायर। अब चलते हैं बी एन के पास, तो अगेन ए तो सेम ही है, फिर से मैंने यहां से एक कोऑर्डिनेट ड्रॉ करा, मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा और इस परपेंडिकुलर में देखा कि मेरे पास यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस कवर हुई है वो कितनी हुई है, 8 अपॉन में टी स्क्वायर। तो यानी कि बच्चे मेरे पास आ गया ए अपॉन में टी स्क्वायर। टोटल देखा जाए तो मेरे पास आ गया बच्चे यहाँ पे ए कॉमन लेने के बाद टी स्क्वायर प्लस में 1/टी स्क्वायर प्लस में बच्चे ए, और ए जो बाहर निकल गया बचा 2। और अगर आप इस पूरी फिगर को ध्यान से देखो तो दिस बिकम अ रिलेशनशिप बिटवीन टी प्लस 1/2 टी। और ये रिलेशनशिप क्या है बच्चे मेरे पास, ये बेसिकली एक फॉर्मूला है, आप देख सकते हैं।
आई होप बच्चे आपको फॉर्मूला समझ में आया होगा। तो यानी कि अगर मुझे फेविकल कट की लेंथ निकालने को बोला है तो मुझे दोनों वेरिएबल्स जो है उनका स्क्वायर करना है, ऐड करके बाहर a मल्टीप्लाई करना है। बात चलते हैं बेटा शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ अ फोकल कोड। बच्चे फोकल कोड की शॉर्टेस्ट लेंथ क्या होगी? तो हमने अभी जो है ना वो लेंथ निकाली है, और वो लेंथ क्या है बच्चे हमारे पास, फोकल कोड की जो लेंथ है वो क्या निकाली है, ए टी प्लस वन बाई टी का होल स्क्वायर, ये मेरी लेंथ है। अगर मैं यहां पे ध्यान से देखूं तो t प्लस वन बाई टी जो है इसकी वैल्यू 2 और उससे बड़ी रहती है। अगर मैं सिंपली यहां पे मॉड्यूलस कर देता हूं, ये मेरे पास मॉड्यूलस है और ये मेरे पास रहेगा 2। तो अगर मैं यहां पे स्क्वायरिंग करता हूं, ठीक है, तो स्क्वायरिंग करने का मतलब है क्योंकि ये बच्चे हमारे पास 2 से बड़ी है तो t प्लस वन बाई टी का होल स्क्वायर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 है, और यहाँ पे a मल्टीप्लाई है तो मैं यहाँ पर भी कर देता हूँ a मल्टीप्लाई। तो यानी कि बच्चे इस फिगर की जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी है, ये 4 है। तो ये फिगर क्या है बच्चे, मेरे पास लेंथ की फॉर्म में है, तो मिनिमम लेंथ हमारे पास कितनी आई है, 4 है। और 4a लेंथ किसकी होती है, एलआर की। तो इसका मतलब है कि अगर कोई शॉर्टेस्ट लेंथ वाला फोकल कोड है तो वो क्या है हमारे पास, एलआर। लेट अस चेक। आई होप बच्चे आप ये समझ पाए होंगे, और थोड़ा सा विजुलाइज भी करो तो बिल्कुल सीधी जो लाइन होगी फोकल से पास होगी वही अल्टीमेटली मिनिमम होगी, और बिल्कुल सीधी लाइन जो फोकल से पास होती है वही लेटेस्ट एक्टम होती है। बाकी जो है आड़ी टेढ़ी या तिरछी होने की वजह से मेन जो सेंटर लाइन है उससे थोड़ी सी कहीं ना कहीं बड़ी हो जाएगी। आगे चलते हैं बच्चे, हमारे पास दे रखा है कि लेंथ ऑफ अ फोकल कोड ऑफ अ पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax दैट मेक एंगल अल्फा विद x एक्सिस। अगर फोकल कोड x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रही है तो हमें यह बताना है बच्चे, अगर फोकल कोड x एक्सिस अल्फा एंगल बना रही है तो मुझे बताना है उसकी लेंथ क्या होगी। तो बेसिकली अल्फा एंगल बनाने का मतलब है कि मुझे अल्फा के अंदर अपनी फोकल कोड को बताना है। तो डायग्राम जो है आई थिंक जो बहुत अच्छा था वो इसी को, तो यहाँ पे तो बहुत कचरा कर दिया था मैंने, डायग्राम थोड़ा सा इसी को उठा लेते हैं बेटा। तो कॉपी एंड यहाँ पे हम इसके ऊपर कर देते हैं पेस्ट, तो इसको उठाते हैं साइड कर देते हैं, यहां से इसको करते हैं रफ, इसको भी कर देते हैं रफ। अब बच्चे ध्यान से देखो तो ये जो लाइन है ना ये मेरे पास एक्स एक्स के साथ अल्फा एंगल बना रही है, इसको भी रफ कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास फोकस है जिसको मैंने एस नाम दिया, तो ये अल्फा बना रही है एंगल, यानी कि ये जो फोकल कोड है ए बी ये मेरी अल्फा बना रही है, ये मेरे पास 0 है, ठीक है। अब इसकी लेंथ जो होती है फोकल कोड की वो क्या है, ए टी प्लस वन बाई टी का होल स्क्वायर। अब इसने अल्फा एंगल बनाया है तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा बच्चे हमारे पास, वो हो जाएगा टेन सामुट अल्फा, वो क्या हो जाएगा हमारे पास टेन अल्फा। टेन अल्फा मेरे पास स्लोप है, तो बच्चे स्लोप जो होता है टेन अल्फा अभी अभी हम पढ़ के आए हैं ए अपॉन में टी माइनस में वन अपॉन टी होता है फोकल कोड का। तो इसका मतलब है मुझे टेन अल्फा दे रखा है इस लेंथ से, मतलब ये बेसिकली लेंथ है, ये मेरे पास एक रिलेशनशिप दे रखी है, इस रिलेशनशिप पे मेरे को ये चीज निकालनी है एंड देन देखना है कि मेरे पास वो लेंथ अल्फा फॉर्म में क्या आएगी। तो एक काम करते हैं बच्चे, t माइनस वन बाई टी को हम यहां रख देते हैं, यहां पे आया a अपॉन में टेन अल्फा। अब बच्चे मैं स्क्वायर करता हूं इसका, स्क्वायरिंग करी तो मेरे पास आ गया t माइनस में वन बाई टी का होल स्क्वायर, यहाँ पे आ गया बच्चे मेरे पास ए स्क्वायर और 10 हो जाएगा कॉट स्क्वायर अल्फा। तो जब मैंने अब इसकी स्क्वायरिंग करी बच्चे तो मेरे पास जो स्क्वायरिंग करने की वजह से -2 एक्स्ट्रा आएगा, जबकि यहाँ पर क्या है
टी स्क्वायर प्लस 1/t² प्लस में बच्चे मेरे पास यहाँ पर है 2 और यहाँ पर आएगा टी स्क्वायर 1/t² और -2। तो इसको प्लस में कन्वर्ट करने के लिए मैं यहाँ पे +2 कर रहा हूँ और यहाँ पे a² cot स्क्वायर अल्फा प्लस में, सॉरी मुझे +4 करना पड़ेगा, तो ये +4 मैं यहाँ पर भी करता हूँ। तो यहाँ पर हो गया t प्लस 1/t का बेटा होल स्क्वायर, ये हो गया बच्चे हमारे पास एक सेकंड बच्चे, मैंने यहाँ पे a लगा लिया है जबकि यहाँ पर होता है 2, तो 2 होता है यहाँ पे, 2 का स्क्वायर होता है 4 और यहाँ पर भी आएगा मेरे पास 4। तो t प्लस 1/t का होल स्क्वायर यहाँ पर आ गया बच्चे, मैंने 4 कॉमन लिया, 1 प्लस में कॉट स्क्वायर अल्फा। अब मुझे चाहिए a, तो a यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कराया, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करवाया, तो ये तो होगी हमारी लेंथ और ये मेरे पास आ गई 4a इंटू में कॉसेक स्क्वायर अल्फा। तो यानी कि बच्चे अगर मेरे पास लाइन एंगल बना रही है तो मेरे पास एंगल फॉर्म में भी लेंथ होती है। आगे चलते हैं, फोकल कोड के ऊपर एक क्वेश्चन आया है, कह रहा है फोकल कोड जो है इस वाले पैराबोला की टेंजेंट है इसके साथ। अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखो तो ये जो है ना एक सर्कल है और ये सर्कल है तो इसका सेंटर भी होगा, तो सेंटर मेरे पास है बच्चे 60, रेडियस है मेरे पास √2। तो यानी कि इस सर्कल के साथ ये टेंजेंट है, इसके साथ अगर मैं बात करूं तो ये है मेरे पास y² इज इक्वल टू 4ax, तो 4a इज इक्वल टू 16, तो a की वैल्यू आ गई 4। तो मुझे फोकस पता चल गया, इसका सेंटर पता चल गया, रेडियस पता चल गया, द पॉसिबल वैल्यू ऑफ अ स्लोप ऑफ दिस कोड। तो इस फोकल कोड जो कि टेंजेंट है इसका मुझे क्या बताना है, स्लोप बताना है। तो अब फिर से डायग्राम बनाते हैं, ये रहा मेरा डायग्राम, ठीक है। अब मैंने डायग्राम बनाया तो यहाँ पे मैंने लिया सेंटर, यहाँ पे थोड़ा सा मान के चलना बच्चे तिरछा टाइप का बन गया है, तो बनाना नहीं चाहता था मैं। तो ये जो आ गया मेरे पास, ये है बच्चे मेरे पास, ये जो है ये मेरे पास इसका ओरिजिन है। एंड अगर मैं थोड़ा सा सी शेप पर ध्यान रखूं तो सी शेप प्रॉपरली अब आ गई है, ठीक है। तो ये मेरे पास बच्चे क्या है इसका, ये मेरे पास वो है पैराबोला, हाँ। तो ये मेरे पास पैराबोला है, इसका फोकस जो है वो 40 पर है, ठीक है। यहाँ पे बच्चे कोई ना कोई थोड़ा सा हम इसको दूर कर लेते हैं, थोड़ा साफ डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास 40 होगा और यहाँ पर मेरे पास होगा 60। √2 रेडियस में हमारे पास जो सर्कल बनेगा सेंटर इसको फोकस करके वो कुछ ऐसे होगा। तो इस सर्कल पे हमारे पास कोई ना कोई कोड ऐसी है जो फोकस कोड है, यानी कि वो फोकस से पास हो रही है और इस पर वो टेंजेंट है, यानी कि इस सर्कल पे वो टेंजेंट है। तो मेरे पास क्या क्या सिचुएशन अब अवेलेबल है एक तरीके से मैं ये बताऊं तो मेरे पास ये सर्कल है, इस सर्कल से पास होने वाली ये टेंजेंट है एंड ये एक पॉइंट और गिवन है जहां से पास हो रही है 40 है, इसका सेंटर जो है वो है 60 और इसका जो रेडियस है वो मेरे पास √2 है, ठीक है। तो मुझे इसका स्लोप बताना है। अब जो यहाँ पे काम है ना बच्चे वो बहुत आसान है, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है, सर्कल के अंदर हमने ऐसी सिचुएशन बहुत हैंडल करी है। मैं ये कह रहा हूँ स्लोप निकालने के लिए मैं इसका स्लोप m लेट कर लेता हूँ। इस तरीके से मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी y इज इक्वल टू m x माइनस में 4, यानी कि mx माइनस y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास ये लाइन की इक्वेशन आ गई, कौन सी लाइन की, इस वाले लाइन की इक्वेशन मेरे पास आ चुकी है। तो मैं अब जो है बच्चे मैं फॉर्मूला लगाऊंगा डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन। तो पॉइंट क्या होगा बच्चे हमारे पास, ये सेंटर होगा जो कि है 60
और ये डिस्टेंस है √2, जैसे m निकल जाएगा। तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट जो कि मेरे पास सेंटर है और कोऑर्डिनेट है 60 एंड लाइन जो कि मेरे पास फोकल कोड है और मैंने अभी अभी इसको निकाला है mx माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0 से, और ये किसके बराबर है, √2 के बराबर है। तो मैं अब इसके अंदर डालता हूं तो मेरे पास आएगा 6m माइनस में 4 अपॉन में अंडर द रूट m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू रूट, ये आ गया मॉड्यूलस। मैं इसमें स्क्वायरिंग करूंगा बच्चे, स्क्वायरिंग करूंगा तो यहां से ये हो जाएगा 6m माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चे ये हो गया 2m स्क्वायर प्लस 1। अगर आप इस सिचुएशन को ध्यान से देखें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, आप इसको इजीली सॉल्व भी कर सकते हैं और इनमें से अपना आंसर बता सकते हैं, तो आपका आंसर यहाँ पर आ सकता है। अगर मैं ट्राई मारने की बात करूं तो जैसे मैं m की वैल्यू 1 रखता हूं तो 1 प्लस 1 2 और 2 4 हो जाएगा, और ये आ जाएगा बच्चे m की वैल्यू 1 रखने पर तो शायद 1 मैच कर रहा है बच्चे, आप बाकी कोशिश करना निकालने की। मेरे हिसाब से क्वेश्चन अब आप खुद कर सकते हैं। आगे चलते हैं। कहता है इफ टू माइनस एट इज एट एन एंड ऑफ द फोकल कोड, फोकल कोड का एक एंड है इस पैराबोला में, तो अदर एंड क्या हो जो है वो मैं अल्फा बीटा से डिनोट करता हूं, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। देखो ये मेरे पास फोकल कोड है, तो सॉरी ये मेरे पास पैराबोला है। इस पैराबोला के अगर मैं बात करूं तो इसमें मेरे पास ए टी स्क्वायर 2at ये मेरे पास क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स होते हैं जो कि हम पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखते हैं। अगर ये फोकल कोड है तो ये p है, तो हमारे पास q क्या हो जाएगा बच्चे, a अपॉन में टी स्क्वायर माइनस 2a अपॉन में t। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन जो p है वहां पे मेरे पास जो a आ रहा है, ठीक है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32x, तो मेरे पास 4a की वैल्यू 32 आई, a की वैल्यू आई है 8, तो ये हो गया 8t स्क्वायर एंड 16t। ये किसके बराबर है बच्चे, यहाँ पे जो q आया है 8 अपॉन में t स्क्वायर माइनस में 16 अपॉन में t आया है। तो अगर मैं किसी भी पॉइंट को कनेक्ट कर लूं तो जो p 8t स्क्वायर 16t आया है ये किसके बराबर ले लेता हूं मैं, 2 माइनस 8 के बराबर। तो 8t स्क्वायर की वैल्यू 2i, 16t की वैल्यू आई है माइनस ए, t की वैल्यू आ गई माइनस में 1 अपॉन में 2। अब t की वैल्यू माइनस 1 अपॉन 2 आई है, तो 1 अपॉन टी जो कि मेरे पास कोऑर्डिनेट होता है नेगेटिव, उसकी वैल्यू आएगी 2। हालांकि मैंने ये चेंज कर दिया है तो मेरे को q डायरेक्टली निकाल लेना है, ये 8 ये आया माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 16 ये आया माइनस 1 अपॉन 2, तो q हो गया मेरे पास 32, ये भी हो गया 32, यानी कि अल्फा भी 32 बीटा भी 32, इसकी वैल्यू होगी मेरे पास 64। ठीक, आगे चलते हैं। कहता है इफ द लेंथ ऑफ द फोकल कोड ऑफ द पैराबोला एट अ पॉइंट दिस इज 100 देन द वैल्यू ऑफ t इज, ठीक है, पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 4ax से कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू आ जाएगी 9। अब मेरे पास a 9 आ गया है तो मैं फोकल कोड जो हमने स्टैंडर्डाइज पढ़ रखा है उसको देखते हैं। तो इसको देखा तो हमने कहा ये हो जाएगा बच्चे हमारे पास 9t स्क्वायर एंड ये हो गया 18t, और इसके अकॉर्डिंग जो लेंथ का फॉर्मूला है वो क्या होता है बच्चे हमारे पास a, ठीक है, a दैट मीन्स की 9t प्लस 1 बाय टी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्वेश्चन ने कहा है मुझे, इसमें बहुत ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो पॉइंट ए है इस पॉइंट से जो मेरे पास फोकल कोड आ रही है वो उसकी लेंथ 100 है। तो मेरे पास जो फॉर्मूला है ना, बेसिकली जो मैंने फॉर्मूला लगाया है वो मेरे पास इस वाले पॉइंट से है, यानी कि ये फॉर्मूला इस पॉइंट पे एप्लीकेबल है, इस पैरामीट्रिक फॉर्म पर एप्लीकेबल है।
ठीक है। जो कि हमने कैसे निकाली है, इसको हमने निकाला है 80 स्क्वायर और 280 करके। तो यानी कि बच्चे ये फॉर्मूला इस सिचुएशन में एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने सारे जो 80 स्क्वायर 280 निकाल के काटा पीटा था, तब जाके रिजल्ट तक पहुंचे थे। तो ये इस पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट पे तो वैलिड है, इस पर नहीं है। अब क्या करें? अच्छा, दोनों में ना टी आ रहा है तो आपको कंफ्यूजन होगी, तो मैं क्या करता हूं, इस पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट को T1 दे देता हूं। तो यानी कि ये जो वैलिड है ये इस वाले पैरामीटर पर है बच्चे, जो आप देख रहे हैं इस पर वैलिड नहीं है। अब वैल्यू जो है ना, मेरे को T1 की नहीं निकालनी, मेरे को T की वैल्यू निकालनी है। तो अब करे क्या? लेंथ का फॉर्मूला मेरे पास यही गिवन है बच्चे, मैं लेंथ का फॉर्मूले में चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि बच्चे इसको ध्यान में रख के मैं ड्राइव कर लूं। तो अब करना क्या होगा, मेरे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म का जो है वो है बच्चे 9T1, 9T1 का स्क्वायर एंड 18T1। ठीक है, एंड जो गिवन है वो जो है टी स्क्वायर और ये है 60। मुझे क्या करना होगा, मुझे इन दोनों में एक रिलेशनशिप को फाइंड करना होगा। ठीक है, मुझे इन दोनों में एक रिलेशनशिप फाइंड करनी होगी। तो रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए अगर मैं देखूं तो ये जो है कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट हो सकता है। दैट मीन्स टी स्क्वायर इज इक्वल टू 3T1 का स्क्वायर। कंपेयर करेंगे बच्चे तो मेरे पास आ जाएगा t इज इक्वल टू 3T1 एंड T1 की वैल्यू हो जाएगी t अपॉन में 3। तो मैं अब यहाँ पे इस लेंथ के फॉर्मूले को t की फॉर्म में लिख सकता हूं। ये क्या है, t अपॉन 3, और ये क्या है बच्चे हमारे पास 3/t। ठीक है, अब जब मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया तो मैं ये कह सकता हूं नाउ इसकी लेंथ जो है ना हमारे पास क्या है, 100 है। ठीक है, अब यहां से, अच्छा यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगाया, तो यहां से 9 नीचे से हटाया, यहां पर आ गया बच्चे। तो मेरे पास दो फॉर्म आई, पहला आया t/3 प्लस में 3/t, एंड यहाँ पे कंपैरेटिवली करा तो हमारे पास आ गया 10/3 एक बार पॉजिटिव, और t/3 एंड 3/t, और यहाँ पे एक बार आ गया मेरे पास -10/3। तो अब इजी है बच्चे यहाँ से t की वैल्यू निकालना, टी स्क्वायर प्लस 9, ठीक है, इज इक्वल टू 3t, उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, 10t आ जाएगा। तो मेरे पास आ गया टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ से भी बच्चे टी स्क्वायर, अच्छा सेम ही होगा तो मैं माइनस को प्लस कर देता हूँ, टी स्क्वायर प्लस 10t प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो बस बच्चे हमें इसको सॉल्व करना है, एंड ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इससे हमारे आंसर मिल जाएंगे। मुझे लगता है बच्चे ये क्वेश्चन अब आपकी रेंज में है। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। तो वैसे बोलता है द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम हुज वर्टिसेस लाई ऑन द पैराबोला एंड, जो भी डायगोनल है इस ट्रेपेजियम के वो 10 से पास होते हैं। तो सबसे पहले हम नजर डालते हैं अपने पैराबोला पे। पैराबोला क्या है बच्चे हमारे पास, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो 4a की वैल्यू कंपेयर करी, 4 से a की वैल्यू आ गई मेरे पास 1। ए की वैल्यू मेरे पास 1 आ चुकी है। अब ए की वैल्यू 1 जो है, डायगोनल बोला हुआ है 10 है, तो इसका मतलब है कि मेरे पास जो फोकस आया वो है 10। ठीक है, तो सिचुएशन क्या बनी मेरे पास, तो मेरे पास कह रहा है एक ट्रेपेजियम बताओ जिसके वर्टिसेस इस पर लाई करते हैं। ठीक है, तो हमने कहा भैया इसके 4 वर्टिसेस होंगे, ए बी सी एंड डी। इसके 4 वर्टिसेस होंगे। अब मजे की बात यह है बच्चे कि यहाँ पे जो ट्रेपेजियम बनेगा वो बनेगा मेरा ऐसे।
अरे आजा यार। सी को यहाँ से सबसे पहले हटाते हैं बेटा। यहाँ से सी को हटाया, इसको थोड़ा सा टर्न दिलाया, ऐसा कुछ हमने टर्न दिलाया। ठीक है, समझ आना बच्चे। तो यहाँ पे मेरे पास आएगा सी। ठीक है, अब इन दोनों के जो डायगोनल है ना बच्चे, वो जो है इस फोकस से पास हो रहे हैं। तो यानी कि बच्चे मेरे पास फोकस कोड क्या आ गई, तो मेरे पास बच्चे इसका डायगोनल ये रहा एंड इसका डायगोनल जो है मेरे पास ये रहा। तो मेरे पास ये जो इसका डायगोनल है ये कहां से पास हो रहे हैं, ये फोकस से पास हो रहे हैं जो कि है A0। तो इसका मतलब यहां पे ये हुआ कि इस जो ट्रेपेजियम है जिसके ऊपर बात कर रहे हैं, ट्रेपेजियम जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसके जो डायगोनल्स हैं ये बेसिकली हमारे फोकल कोड्स हैं। ठीक है, आगे मेरे को दे रखा है कि बच्चे उस ट्रेपेजियम का एरिया बताओ, उस ट्रेपेजियम का एरिया बताओ जिसके वर्टिसेस जो है लाई कर रहे हैं इस पैराबोला में। ठीक है, इसके डायगोनल जो है 10 से पास हो रहे हैं और इनकी लेंथ क्या है 25 और अपॉन में 4 है। तो मैं इसका कोऑर्डिनेट जो है वो टी मान लेता हूं। ठीक है, तो अगर मैं इसका कोऑर्डिनेट मान लेता हूं टी, तो मेरे पास आ जाएगा ए टी प्लस 1/t का स्क्वायर इज इक्वल टू 25/4, जहां पे a की वैल्यू जो है हमें पता है वो कितनी है, 1 है, तो ये 1 हो जाएगी। तो अगर मैं यहां से करूं तो मेरे पास आ जाएगा t प्लस 1/t इज इक्वल टू प्लस माइनस में 5/2। तो एक बार हम प्लस लेते हैं, टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में t इज इक्वल टू 5 अपॉन में 2, और एक बार हम लेते हैं माइनस। तो प्लस लेने पर हमने देखा मेरे पास आ जाएगा बच्चे 2t स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 5t। तो यहां से मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 2t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो यहां से हम सॉल्व करते हैं तो 2 2 जो 4 आएगा, यानी कि 2t स्क्वायर माइनस में बेटा 4t माइनस t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो मैंने 2 कॉमन लिया, ये मेरे पास आ गया t माइनस 1, हालांकि 2t कॉमन आना था। तो 2t कॉमन लिया बच्चे, मेरे पास आ गया t माइनस 2 माइनस 1t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो 2t माइनस 1 और ये आ गया t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू 1/2 और t की वैल्यू आ गई मेरे पास 2। ठीक है, तो सिमिलरली अगर मैं इसको भी सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख दूं तो ये आ जाएगा बच्चे मेरे पास 2t स्क्वायर माइनस की जगह हो जाएगा 5t, ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 0, यानी कि 2t स्क्वायर प्लस में बच्चे 4t प्लस t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। नेट में आ जाएगा बच्चे ये 2t प्लस 1 t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी -1/2 एंड t की वैल्यू हो जाएगी -2। तो अब मेरे पास है ना t की जो है वैल्यू जो आई है वो 4 सेट आए हैं। t जो है वो है 1/2 एंड दूसरा आया है t2। तो और दूसरी इक्वेशन ने जो हमें t के सेट दिए हैं वो है मेरे पास -2 एंड -1/2। तो सबसे पहली बात ये है बच्चे कि अगर मैं ए पॉइंट को कंसीडर करूं तो ए का डायगोनल है सी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/t। ठीक है, रेसिप्रोकल होती है। अब बच्चे मैं यहां से सपोज करो बी के ऊपर भी जाता हूं, बी का डायगोनल सपोज कर लो मैं t1 रखता हूं, ठीक है ना, जो पैरामीटर है वो t1 रखता हूं। तो बी के अगर मैं t1 डायगोनल को रखता हूं तो होगा क्या बच्चे, बी जो है t1 होने के कारण हमें जो है, अगर मैं यहां पे आपको समझाऊं, इफ बीडी डायगोनल में t1 जो है मेरे पास पैरामीटर है। अब t1 पैरामीटर है तो बच्चे मेरे पास क्या आ जाएगा, t1 प्लस में 1/t1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 1 है एंड यहाँ पर जो वैल्यू आई है वो आएगी 25/4। अगर आप इसको पिछली सिचुएशन के हिसाब से कंपेयर करो तो हमारे पास t1 के आंसर भी हमारे पास आ जाएंगे, कौन कौन से आ जाएंगे बच्चे, 1/2, 2
और दूसरी सिचुएशन देगी -2 या -1/2, यानी कि ये यही वाली सिचुएशन आने वाली है। तो इसका मतलब ये है कि जो यहां से मेरे को आंसर मिले हैं वो अल्टीमेटली दोनों डायगोनल के ऊपर ही मिले हैं। अब यहां से मैं इसको हटाऊं, इसको रफ कर देता हूं। तो मेरे पास ये डायगोनल है और मैं इसको उठा के लाता हूं यहां पे। पूरा नहीं आया, पूरा ही ले लेते हैं। मैंने करा कॉपी एंड यहाँ पे करा पेस्ट। तो बच्चे ये मेरे पास डायगोनल आया, थोड़ा सा हमने डायगोनल को करा बड़ा, ठीक है, और बड़ा करने के बाद थोड़ा और बड़ा करा और साइड में रख दिया, ठीक। तो देखते हैं। तो इसका मतलब है बच्चे हमारे पास एक तरीके से दोनों डायगोनल यहाँ पे ए, फिर यहाँ पे है, इसको भी हटा देते हैं। तो अगर मैं कहूं कि ए पैरामीटर मेरे पास 1/2 आया है, तो बी क्या होगा बच्चे? बी जो है अल्टीमेटली अगर आपका हो कि पॉजिटिव साइड है और दूर जा रहा है यानी कि ऊपर है, तो बी मेरे पास क्या होना चाहिए? फिर ये 2 होना चाहिए, तो बी 2 होगा। बी से कनेक्ट हो रहा है डी, तो डी जो है उसका पैरामीटर होगा -1/2, और ए से कनेक्ट है सी, तो इसका पैरामीटर होगा -2। तो अब मेरे पास अगर पॉइंट बोलूं पी, इसका पैरामीटर 1/2 है, तो मेरे पास इक्वेशन जो आएगी वो होती है ए टी स्क्वायर और 2at, ठीक है, यही होती है। तो इसमें जो a है 1 है, इसका मतलब मेरे पास आएगा टी स्क्वायर एंड at। तो अगर मैं 1/2 रख रहा हूं तो मेरे पास आ जाएगा बच्चे हमारे पास 1/4, और यहां से भी a हटा देते हैं, 1 होगा, तो ये हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा बच्चे आपका 1/2, ठीक है। अब मैं p नहीं है बेटा, बेसिकली ये a है। ओहो, तो बेसिकली ये जो है मेरे पास a है। अब सिमिलरली मैं b के पास आता हूं, b क्या है मेरे पास 2, तो b जो हो जाएगा वो जो मेरे को रिजल्ट देगा b, वो हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और ये हो जाएगा 2। ये है मेरे पास c की वैल्यू जो है वो मेरे पास -2 है, तो -2 से हो जाएगा बच्चे मेरे पास -4, और सॉरी +4 और 2, एंड डी की वैल्यू जो है -1/2 है, तो ये हो जाएगा मेरे पास -1/4, और ये हो जाएगा बच्चे हमारे पास सॉरी क्या कहते हैं, टी ही है ना, तो ये 1/2, तो ये +1/2 एंड 1/4। तो अब मेरे पास मेरे पास चारों कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं बच्चे। अब मैं चारों कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू लिख रहा हूं। ए को हटा के मैंने लिखा 1/4 एंड 1/2। बी को हटा के मैंने लिखा, बी को हटा के लिखा मैंने 4 2। सी को हटा के मैंने लिखा 4 -2, एंड डी को हटा के मैंने लिखा सॉरी +1/4 एंड -1/2। तो अब मुझे जो फाइनली निकालना था वो है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है, जो कि होता है हाफ इनटू में सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू में होता है मेरे पास हाइट। तो हाफ तो ठीक है बच्चे, सम ऑफ पैरेलल साइड का मतलब है ये माइनस ये 1/2 है बच्चे, ये भी 1/2 है, तो इसका मतलब मैं इस यहां से लेके यहां तक की बात करूं तो नीचे 1/2, ऊपर 1/2, ये हो गया 1, यहाँ पे ऊपर 2, यहाँ पे नीचे 2, और ये हो गया बच्चे मेरे पास ये 4। तो यानी कि सम ऑफ पैरेलल साइड आ जाएगा मेरे पास 1 प्लस में 4। हाइट की बात करते हैं, तो यहां से लेके यहां तक जो है मेरे पास हाइट, ठीक है। तो यहाँ पे जो x का कोऑर्डिनेट है और यहाँ पे जो x का कोऑर्डिनेट है उनका हम डिफरेंस ले लेते हैं, यानी कि 4 माइनस में 1/4, ये हमारे पास हाइट आ जाएगी। ये हो गई 4 माइनस में 1/4, तो इसका मतलब ये हुआ, ये आया 1/2 इनटू में 5, 4 चौक 16 में से एक का ये हो गया 15/4। ये मेरा फाइनली ये
आंसर हो गया। ठीक है, फाइनली कैलकुलेट करना है तो हमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो है मिल जाएगा। तो 15 पंजे 75 अपॉन में 8 स्क्वायर, 75 अपॉन में 15 हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड अपॉन में 4। हम यहाँ पे ए टी स्क्वायर हम यहाँ पे डालेंगे, एक्स की वैल्यू ए टी स्क्वायर है। ठीक है, 1/2 का 1/4 ही निकली है, वाई 1/2 आया है। ठीक है, 1/2 1/2। ओके, तो बेटा अब 4 चौक 16, तो हाइट मेरे पास ये है 4 और ये है 1/4। यहाँ पे x4 है और ये है मेरे पास 1/4, तो 4 का बटे 4। बेटा आई थिंक मैं इसको एक बार रीचेक करूंगा, लगभग ये आंसर पे पहुंच चुका है। एंड अभी लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा हो चुका है, तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसका सॉल्यूशन बता दूंगा कि कहाँ गड़बड़ हुई है। ठीक है, फिलहाल बच्चे हम लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है इफ द लेंथ ऑफ अ फोकल कोड इस पैराबोला की एट अ डिस्टेंस बी फ्रॉम इट्स वर्टेक्स, जो कि क्योंकि मैंने बताया था बच्चे फोकल कोड बहुत सारी होती है। अब फोकल कोड में किसकी बात कर रहा है, जो कि वर्टेक्स जो है इस पैराबोला के उससे बी डिस्टेंस दूर पर है, उस फोकल कोड की लेंथ जो है ना वो सी है। तो इनमें से क्या ट्रू होगा, बस हमें ये बताना है। तो सबसे पहले हम एक सी शेप बनाते हैं। ठीक है, सी शेप बनाया मैंने, यहाँ पे इसको रखा, सी शेप को यहाँ पे हमने इसको रखा। अब यहाँ पे मेरे पास सपोज कर लो एक फोकल कोड है। ठीक है, इस फोकल कोड की बात हो रही है, ये फोकल कोड है। अच्छा, ये 4 स्क्वायर इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, तो यहाँ पर हमारे पास a ही होगा बच्चे। इसका जो वर्टेक्स होगा वो 0 0 है। क्यों होगा, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है 0 0 होगा। a0 हमारे पास इसका ये है, हम बात कर रहे हैं ए बी फोकल कोड की, और ये फोकल कोड इससे जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है इसका b, तो इसकी लेंथ जो है हमारे पास ए बी की जो लेंथ है वो कितनी दे रखी है, c दे रखी है। ठीक है, अच्छा ए बी की लेंथ दे रखी है, तो लेंथ ऑफ ए बी, ठीक है, ये कितनी है c, दैट मीन्स में a t प्लस 1/t का स्क्वायर। तो हाँ, लेंथ यही थी हमारी t प्लस 1/t का स्क्वायर यानी कि c। एक बार मैं फॉर्मूला देख लूं, प्लस माइनस है, तो लेंथ ऑफ अ फोकल कोड d प्लस 1/t का स्क्वायर। ठीक है बच्चे, लेंथ हमारे पास यही है। नाउ बच्चे हमारे पास से अगली बात बोलता है कि यहाँ पे जो ये ए बी लाइन है वो उसका जो डिस्टेंस डिस्टेंस है 0.00 से वो कितना है बी। दूसरी बात मुझे ए बी लाइन के लिए उसने ये बोली, यानी कि फोकल कोड के लिए, तो इसका मतलब है मैं डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, जहां पे पॉइंट हो जाएगा 0 0, लाइन जो हो जाएगी मेरे पास फोकल कोड। तो बट फोकल कोड की लाइन आएगी कैसे, तो यहां पर थोड़ी सी मेहनत करते हैं। फोकल कोड इक्वेशन, फोकल कोड की इक्वेशन के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो स्लोप जो है हमने देखा था 2 अपॉन में t माइनस 1/t होता है। अच्छा, स्लोप हमने निकाल लिया, ये जिस पॉइंट से पास होती है वो है मेरे पास a0, तो स्लोप भी है पॉइंट भी है। क्या मैं इक्वेशन निकाल सकता हूं लाइन की, बिल्कुल निकाल सकता हूं। लाइन जो है फोकल कोड वो आ जाएगा y माइनस में 0 इज इक्वल टू 2 अपॉन में t माइनस में 1/t, और यहां पे हो जाएगा बच्चे x माइनस a का स्क्वायर, सॉरी
यहाँ पे x माइनस है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसको कन्वीनियंट कर लेता हूँ, y जो है यहाँ से t माइनस में 1/t हो जाएगा। ये है बच्चे हमारे पास 2x माइनस 2a। तो अब जो अल्टीमेटली आएगा 2x माइनस में y t माइनस में 1/t माइनस 2a इज इक्वल टू मेरे सामने 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसका हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं तो 0 0 है, तो मेरे को बचेगा माइनस 2a अपॉन में यहाँ पे बच जाएगा बच्चे नीचे एक बार अंडर द रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस में t माइनस 1/t का स्क्वायर, और ये किसके बराबर है, ये b के बराबर है। तो मैंने करी बच्चे यहाँ पे स्क्वायरिंग करी तो बच्चे मेरे पास आ गया 4a स्क्वायर। नीचे बच्चे अगर मैं कहूं तो स्क्वायर को खोलूंगा, तो अब ध्यान से देखना, स्क्वायर को खोलूंगा बच्चे तो मेरे पास आएगा -2 प्लस 2 यानी कि टी स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर, मेरे पास +4 -2 हो जाएगा, जिसको फाइनली अगर मैं एडजस्ट करूं तो मेरे पास आ जाएगा बेटा, हमारे पास आ जाएगा 2, और जिनको फाइनली पूरा एडजस्ट करूं तो मेरे पास आ जाएगा ये t प्लस 1/t का होल स्क्वायर, और ये किसके स्क्वायर के बराबर है, b स्क्वायर के। तो अगर मैं ध्यान से देखूं बच्चे तो मेरे पास ये है 4a स्क्वायर अपॉन में इसकी वैल्यू जो है हम यहां से उठाएंगे, तो इसमें मैं आपको दिखा दूं t प्लस 1/t का जो होल स्क्वायर है वो है c अपॉन a के बराबर, यानी कि 4a स्क्वायर ये हो गया c अपॉन a इज इक्वल टू b स्क्वायर। तो रिजल्ट जो आया 4a क्यूब इज इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन, ओ सॉरी, b स्क्वायर इज इक्वल टू c। तो 4 4 नहीं है, अरे वाह, 2b तो 4a स्क्वायर या 4a क्यूब, अच्छा बी स्क्वायर सी है बेटा, है 4 है, मैं गलत जगह देख रहा था। तो आंसर नंबर बी ठीक है, ठीक है। अच्छा इस क्वेश्चन के अंदर आप समझो तो हमें जो है अल्टीमेटली इस लेंथ के बारे में तो डायरेक्टली पता है, हमने जो है यहाँ पे मेहनत करी डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड लाइन की फॉर्म में। अब इस मेहनत को हम एक और तरीके से कर सकते हैं, इसी को मैं यहाँ पे उठा रहा हूँ इसी वजह से, एंड कॉपी करके मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। ओहो, पेस्ट, और जो पेस्ट करा उसको साइड ले जाता हूं, इसको कर देते हैं हम रफ, ठीक है। इसको फिर से रीसिलेक्ट करते हैं, थोड़ा सा हम इसको जूम करते हैं, इसको भी हम करते हैं बेटा डिलीट, एंड यहां से बच्चे हमने ना लेंथ को अल्फा फॉर्म में भी देखा था, जो कि थी हमारे पास 4a स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर अल्फा। मैं देख लेता हूँ, ये 4a थी बेटा, कॉसेक स्क्वायर नहीं थी, तो 4a थी, स्क्वायर नहीं था। तो ये लेंथ थी, और ये लेंथ किसके बराबर दे रखी है, फिलहाल c के बराबर दे रखी है। अगर मैं कहूं बच्चे ये मेरे पास अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो ये a है, अगर मैंने इसका नाम दिया बच्चे ये a, ये b, ये यहाँ पे बच्चे एक तरीके से परपेंडिकुलर है, तो ये जो ए बी की इक्वेशन है ना, ये मैं नॉर्मल फॉर्म से भी निकाल सकता हूं, नॉर्मल फॉर्म जो हमने स्ट्रेट लाइन के अंदर पढ़ी थी। तो स्ट्रेट लाइन के अंदर पढ़ी थी तो उसमें ये थीटा जो होता है हम इसका सपोर्ट लेते हैं, तो मेरे पास हो जाता है x cos थीटा प्लस में y sin थीटा इज इक्वल टू p। तो अगर मैं अपनी इक्वेशन में यहाँ पे इस थीटा को प्रॉब्लमेटिक है इसको छोड़ देता हूं, फिलहाल ये भी है, तो मेरी लेंथ जो है वो अल्फा में है, एक जगह मेरे पास थीटा आ रहा है। थीटा को अगर मैं अल्फा फॉर्म में लिख पाया तो दोनों को कंपैरेटिवली हम कैलकुलेट वगैरह कुछ ना कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए अगर मैं कहूं कि जो अल्फा है इज इक्वल टू अ एक्सटीरियर एंगल, अल्फा एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है।
तो इसका मतलब है बच्चे हमारे पास यहाँ पे अल्फा है, अल्फा में यहाँ पे हमारे पास है 90 डिग्री, तो ये जो हो जाएगा बच्चे हमारे पास हो जाएगा 90 डिग्री माइनस में अल्फा। तो 90 डिग्री माइनस अल्फा अगर मैं यहाँ पे इस एंगल को रखूं, अरे आजा, तो मेरे पास हो जाएगा बच्चे x cos 90 डिग्री माइनस अल्फा प्लस में y साइन 90 डिग्री माइनस अल्फा, और ये लेंथ दे रखी है b के बराबर, यानी कि x साइन अल्फा प्लस में y cos अल्फा इज इक्वल टू b। ये मेरे को इक्वेशन मिल गई, किसकी इक्वेशन मिली है? फोकल कोड की। अब फोकल कोड जो है मेरे पास, फोकल कोड कहां से पास होती है बेटा? तो फोकल कोड हमारी पास हो रही है a0 से, तो इसका मतलब है a साइन अल्फा प्लस में यहाँ पे 0 रखा इज इक्वल टू बी, तो a साइन अल्फा इज इक्वल टू बी आ गया। तो साइन अल्फा की वैल्यू हम यहाँ पे रख सकते हैं, तो मेरे पास ये हो जाएगा बच्चे आपका a, इसका हो जाएगा कॉसेक अल्फा, ये हो जाएगा b, तो कॉसेक अल्फा की वैल्यू a अपॉन बी हो जाएगी। और इस वैल्यू को जब मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो बच्चे मेरे पास 4aq अपॉन में ये आ जाएगा बी स्क्वायर सी, जो हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप बच्चे आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को समझे होंगे। तो ये लेक्चर बच्चे इसमें इतना ही, बहुत ही जल्द मिलेंगे हम पैराबोला के लेक्चर नंबर 4 के साथ।